तो भारतीय रुपया एक ऐसी करेंसी जो हमेशा ही खबरों में छाई रहती है, लेकिन इसके उतार चढ़ाव के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए आज इसकी एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि कौन सी ताकतें इसकी किस्मत तय करती हैं। अच्छा, ऐसी हेडलाइंस तो हम सब देखते ही रहते हैं, है ना? कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। पर इसका असल में मतलब क्या होता है जब रुपए की कीमत इस तरह गिरती है? देखिए, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए एक नंबर नहीं है। ये हमारी गाड़ी में पड़ने वाले पेट्रोल से लेकर देश की अर्थव्यवस्था की सेहत तक हर चीज पर असर डालता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्या है। तो आखिर ये करेंसी डेप्रिसिएशन या मुद्रा अवमूल्यन होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा रुपया अमेरिकी डॉलर जैसी किसी विदेशी करेंसी के मुकाबले कमजोर हो गया है। और ये होता है बाजार की शक्तियों की वजह से, मतलब सीधी सीधी डिमांड और सप्लाई की खींचतान के कारण। यही वो दो ताकतें हैं, डिमांड और सप्लाई। ये एक इंजन की तरह है जो रुपए की कीमत को कभी ऊपर ले जाती हैं तो कभी नीचे। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, भारत को कई वजहों से लगातार डॉलर चाहिए होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे ज्यादा डिमांड पैदा करती है, वो है इंपोर्ट्स का पेमेंट करना। जरा इस बात पर गौर कीजिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और इन सब बिलों का पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, जिससे डॉलर की एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली मांग पैदा होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तेल की ये जरूरत किसी वैक्यूम में पैदा नहीं होती। ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज पर होता है। चलिए देखते हैं कि इसका रुपए पर कैसे असर पड़ता है। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि भारत किस कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर डॉलर बचाने का मौका है, तो दूसरी तरफ ऐसा करने पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा, या फिर अमेरिका को खुश रखें और तेल के लिए ज्यादा पैसे चुकाएं। भारत पर दबाव डालने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? उन्होंने भारतीय एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। मतलब साफ था, जो पैसा तेल पर बचाओगे वो व्यापार में गंवाना पड़ेगा। और ये दबाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिका ने उन्हीं रूसी कंपनियों पर बैन लगा दिया जो भारत को तेल सप्लाई कर रही थीं। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया। तो एक तरफ ये बाहरी दबाव थे, यहां तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कहा गया। लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय बाजार ने खुद एक बहुत ही मजबूत जवाब दिया। दिवाली के सीजन में क्या हुआ? हम सब ने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ये पिछले साल से पूरे 25% ज्यादा था। वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा। और ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी। ये दिखाता है कि लोगों के भरोसे में एक जबरदस्त उछाल आया, जिससे अंदाजा है कि करीब 50 लाख टेम्परेरी नौकरियां भी पैदा हुईं। घरेलू खर्च में ये जो जबरदस्त उछाल आया, उसमें जीएसटी सुधारों का भी हाथ था, जिसने टैक्स सिस्टम को थोड़ा आसान बनाया। साथ ही वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने भी इसे बढ़ावा दिया। इन सब ने मिलकर भारत के अपने बाजार की असली ताकत को दुनिया के सामने रखा। लेकिन त्योहारों पर हुई ये खरीदारी, हाँ, एक बहुत अच्छी तस्वीर तो दिखाती है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सही मायने में समझने के लिए हमें इन हेडलाइन से आगे बढ़कर बिहार जैसे एक राज्य की जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये कितना बड़ा है। बिहार में एक इंसान की औसत सालाना कमाई सिर्फ 54,000 रुपए है। ये नेशनल एवरेज के 1/3 से भी कम है। तो ये जो विकास के बड़े बड़े आंकड़े हैं, उनके पीछे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत गहरी चुनौतियां हैं, जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था दिखती है जो एक तरफ तो दुनिया की ताकतों के बीच फंसी है, जो रुपए को कमजोर करती हैं, और दूसरी तरफ देश के भीतर एक मजबूत कंज्यूमर बेस है जो विदेशी निवेश को खींचता है और रुपए को मजबूत करने में मदद करता है। तो असल में रुपए की कहानी भारत की ही कहानी है। एक तरफ अविश्वसनीय विकास और क्षमता है, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों की सच्चाई, जहां विकास की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं पहुंची है। अक्सर जो बड़ी तस्वीर होती है वो छोटी छोटी हकीकतों को छिपा देती है। और आखिर में ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सोचने वाली बात है ना?